हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपके एक नए वीडियो में। आज हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। तो मध्यकालीन इतिहास का तीसरा पार्ट है। तो अगर आपने इससे पहले पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप दोनों पार्ट देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको कंटेंट भी पता चलेगा कैसे कंटेंट हम पढ़ रहे हैं। आपको ज़रूर ये विश्वास होना चाहिए वीडियो में कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और यूट्यूब पर तो मैंने देखा है बहुत ही कम ही ऐसे सोर्स हैं जिसमें मिल रहा है। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको कंप्लीट हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी और आप बाद कुछ देर बाद ही देखेंगे, आपको एहसास होगा कि हम कितनी हिस्ट्री जान चुके हैं, कितने अच्छे से समझ में रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने मध्यकालीन भारत का थोड़ा सा परिचय जाना। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट भी देख चुके हैं। अब ये थर्ड पार्ट आया है जो कि मोहम्मद गौरी क्योंकि अफगानिस्तान में गजनी वंश ख़त्म होने के बाद, महमूद गजनी के पतन होने के बाद गौर काफिलों का उद्भव हुआ। धीरे धीरे गजनी वंश खत्म हो गया तो गौर काफिलों का उद्भव हुआ। उसी में से एक थे मोहम्मद गौरी जिनका शासनकाल रहा है 1175 से 1206 ईस्वी में। इनका उपनाम जो था सिहाबुद्दीन और मोहम्मद बिन साय, ये दो उपनाम से भी जाने जाते हैं। इनका उपनाम भी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन होने के बाद गौर काफिलों का उद्भव हुआ। इनकी जो वंश थी वो संसबानी वंश के थे। गौरी जो है भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक, गौरी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक तथा मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गौरी को ही भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक, जो कि आगे आप पढ़ेंगे, तथा मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गौरी ने 1175 ईस्वी से 1205 तक भारत पर कई बार आक्रमण किए हैं। तो इसमें इन्होंने ये पराजय भी हुए हैं। तो आगे हम इनके प्रमुख युद्धों के बारे में जानेंगे। तो गौरी के प्रमुख आक्रमण देखेंगे। गौरी का जो प्रमुख आक्रमण में से पहला आक्रमण था मुल्तान विजय, जो कि 1175 ईस्वी से 1178 ईस्वी तक लड़ा। ये करामाती मुसलमानों तथा भट्टी राजपूतों को हराया इसने। मुल्तान विजय पर इसने करामाती मुसलमानों तथा भट्टी राजपूतों को हराया। इसका अगला अभियान था दूसरा गुजरात अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूसरा जो है गुजरात अभियान, ये जो कि 1178 ईस्वी में लड़ा। या चालुक वंश की रानी नाइक देवी तथा उसके पुत्र भीमद्वितीय मूलराज ने गौरी को हराया। ये भारत में इसकी पहली हार थी, जो कि चालुक्य रानी नाइक देवी तथा उसके पुत्र भीमद्वितीय, जिसका मूल नाम मूलराज था, उसने गौरी को हराया। ये गौरी की प्रथम पराजय थी। इसका अगला जो अभियान होता है, ये अगला अभियान इसका पंजाब तथा लाहौर अभियान रहता है, जो कि 1179 ईस्वी से 1186 ईस्वी तक लड़ा। शासक था मलिक खुसरो। 1179 ईस्वी में पेशावर विजय के बाद 1181 में इसने लाहौर को जीता। 1185 में सियालकोट तथा 1186 में इसने पुनः लाहौर को जीता। आगे लाहौर को केंद्र बनाएगा। चौथा भटिंडा विजय, 1189 ईस्वी में भटिंडा में इसने विजय प्राप्त की। लाहौर को केंद्र बनाकर पृथ्वीराज चौहान के अधीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये थोड़ा सा ये लाइन थोड़ा सा याद करके रखेंगे। भटिंडा विजय, लाहौर को केंद्र बनाकर पृथ्वीराज चौहान के अधीन भटिंडा दुर्ग को जीता। या तराइन युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है। तो इसलिए यही लाइन को मैंने आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा है कि इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तराइन युद्ध का तत्कालीन कारण कई बार पूछा गया एग्जाम में कि तराइन युद्ध का तत्कालीन कारण क्या माना जाता है। तो जो तराइन युद्ध का तत्कालीन कारण है जो वो भटिंडा दुर्ग, मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान का भटिंडा दुर्ग जीतने का ही तराइन युद्ध का तत्कालीन कारण बना। अब आगे हम पढ़ेंगे तराइन युद्ध। पचवां तराइन का प्रथम युद्ध 1151 ईस्वी हरियाणा में लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय या राजपिथौरा और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। परिणाम इसमें क्या हुआ आप जैसा कि जानते ही हैं। परिणाम पृथ्वीराज की जीत हो जाती है इसमें। फिर तराइन का अगला ही युद्ध होता है 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें अब जैसा कि परिणाम जानते हैं, इसमें गौरी की जीत हुई। गौरी ने दिल्ली पर अधिकार कर झांसी, सामाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। इसने लगभग दिल्ली पर अधिकार कर, जो कि पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। उसके बाद इसने झांसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज के एक दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई के ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो के अनुसार गौरी जो है पृथ्वीराज को बंदी बनाकर, जैसे कि द्वितीय युद्ध की जीत के बाद गौरी जो है पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गौर ले जाया, जहाँ पर गौरी जो है वो राजाओं की तरह बैठा हुआ था और वहाँ पे चौहान को पेश किया था। और चौहान लगभग एक ऐसा शब्दबेड़ी बाढ़ चलाते हैं जो कि डायरेक्ट आकर गौरी के पैर पे लगते हैं, गौरी की मृत्यु हो जाती है। पर ये एक तरह का से सत्य घटना नहीं है। तो यह एक गौरी कल्पना है। जैसे राजा दरबारी काम होता था अपने राजाओं का गुणगान करना, तो उस प्रकार से ये घटना है जो कि चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में मिलता है।
अगला जो है तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद चंदावर का युद्ध 1194 कन्नौज। कन्नौज एक जगह थी, कन्नौज एक जगह है जो कि चंदावर का युद्ध वहीं लड़ा गया। गढ़वाल वंशी राजा जयचंद को हराया। जयचंद जो है इससे पहले भी लगभग 11 तराइन के युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान की ना मदद करके मोहम्मद गौरी को मदद किया था। मोहम्मद गौरी को पर अगला युद्ध जो है, अगला ही अभियान इसने मोहम्मद गौरी ने जयचंद के खिलाफ कर दिया। इस विजय के बाद गौरी ऐबक को जयचंद को हराकर गौरी जो है ऐबक जो सही गुलाम था और को भारत का वायसराय बनाकर नियुक्त कर गजनी वापस चला जाता है। चंदावर के युद्ध के बाद ही गौरी जो है पुनः भारत से पुनः वापस अपने गौर चला जाता है और यहाँ पर ऐबक को वायसराय नियुक्त कर गजनी वापस चला जाता है। ऐबक ने गौरी को जाने के बाद ऐबक जो है, ये भी बहुत शक्तिशाली रहेगा, आगे हम पढ़ेंगे, गुलाम वंश की स्थापना भी यही आगे करता है। तो ऐबक ने गौरी को जाने के बाद गुजरात, बुंदेलखंड, रणथंभौर, अजमेर को जीत लिया। बहुत ही शक्तिशाली शासक रहा ये भी, और इसने गुजरात, बुंदेलखंड, रणथंभौर, अजमेर को जीत लिया। गौरी के एक अन्य सेनापति बख्तियार खिलजी था। गौरी का एक ही अन्य सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में बिहार तथा 1202 ईस्वी में बंगाल को जीत लिया। बहुत ही क्रूर शासक रहा है बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी जी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ा, चलाया। कहते हैं कि इसको यहाँ पर आग जो है, इतनी पुस्तकें थी हमारे वेद शास्त्र की, उपनिषद, वेद शास्त्र, पुराण, जो कि 6 महीने मतलब जली हैं लगभग ये पुस्तिकाएँ। जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में हमारे रखे हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कुमारगुप्त ने बनवाया था इसे। अगला जो है खोखर विद्रोह, ये 1205 ईस्वी में पंजाब में। गौरी ने इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं फिर से भारत आया। गौर से स्वयं भारत वापस आया ये, और खोखर विद्रोह को दबाया। मृत्यु जो होता है 15 मार्च 1206 ईस्वी में वापस गौर लौटते समय। खोखर विद्रोह दबाने के बाद वापस गौर लौटते समय सिंधु नदी के पास दमैक नामक स्थान पर डाकुओं के हमले से 15 मार्च 1206 ईस्वी में इसकी समाप्ति हो जाती है। और गौरी के आक्रमण के, तो ये रहा गौरी का प्रमुख युद्ध। आप थोड़ा सा इसको एक बार दो बार वीडियो को देख लेंगे पुश करके और थोड़ा सा रिकॉल करेंगे अपने दिमाग में, तो ज़रूर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और आगे चल के हम मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, तो जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आगे हम देख लेते हैं गौरी के आक्रमण से भारत में परिणाम क्या हुए इसके, गौरी के युद्ध के बाद भारत में क्या हुआ। तो गौरी के आक्रमण के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। वास्तविक मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। प्रशासन की भाषा जो है फारसी हो गई थी, क्योंकि ये फारस के ये सब लोग थे। और भारत में नवीन नगरों की स्थापना हुई। भारत में नवीन नगरों की स्थापना हुई। मोहम्मद हबीब जो एक इतिहासकार है, इनने इसे नागरिक क्रांति की संज्ञा दी। गौरी के कन्नौज विजय, जो कि गढ़वाल, आपने पढ़ा होगा, जयचंद को हराकर पुनः वापस भारत अपने क्षेत्र गौर वापस लौट जाता है। तो उसने गौरी ने कन्नौज विजय के बाद सिक्के जारी करवाए, जिसके एक और माता लक्ष्मी की आकृति तथा एक और कलमा एक है, मुस्लिमों में पढ़ा जाता है, बहुत ही शुभ समय पे पढ़ा जाता है। तो एक कलमा खुदवाया। तो ये याद रखिए, गौरी ने कन्नौज विजय के बाद सिक्के जारी किए, जिसके एक और माता लक्ष्मी की आकृति तथा एक और कलमा खुदवाया। गौरी के साथ प्रसिद्ध सूफी संत मोहिउद्दीन चिश्ती, आगे पढ़ेंगे सूफी संत के बारे में हम लोग, तो वहाँ हम आपको अच्छे समझाएंगे। पर इतना जानिए, गौरी के साथ प्रसिद्ध सूफी संत मोहिउद्दीन चिश्ती भारत आए। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत यहीं से माना जाता है, शुरुआत हुआ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जो अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग 10th क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।